एक सर्द और कोहरे से ढकी रात थी। लखनपुर गांव के आसपास का इलाका पूरी तरह से सुनसान पड़ा था और हल्की हल्की ठंडी हवाएं बह रही थीं। गांव के पास स्थित रेलवे स्टेशन पर लखनऊ से आने वाली आखिरी ट्रेन रुक गई और उस ट्रेन से एक युवक विवेक उतरा। ठंड के कारण स्टेशन पर एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। इधर उधर देखते हुए विवेक ने खुद से कहा, पूरा स्टेशन कितना वीरान है, देखता हूं बाहर कोई सवारी मिल जाए जो मुझे गांव तक छोड़ दे। इतना कहते हुए वह अपना सामान उठाकर बाहर की ओर बढ़ा, लेकिन बाहर भी कोई सवारी नहीं थी, इसलिए विवेक ने पैदल ही चलने का फैसला किया। विवेक ने अपने नए कपड़े पहन रखे थे, जिन पर उसने खुशबूदार इत्र छिड़का हुआ था, और हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए वह मस्ती से गांव की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही उसने कुछ दूर कदम बढ़ाए, उसे पीछे से किसी के पायलों की आवाज सुनाई दी। चौकन्ना होकर उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। इसे भ्रम मानकर वह फिर से आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद उसे फिर से पायलों की आवाज के साथ साथ एक धीमी हंसी सुनाई देने लगी। अचानक से वो रुक गया और डरते हुए पीछे मुड़कर बोला, कौन है? मेरे साथ कौन चल रहा है? सामने आओ। अंधेरे में उसे हल्की सी साया जैसी आकृति दिखाई दी। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर उस ओर रोशनी की और तभी उसे एक युवती दिखाई दी जो लाल साड़ी में लिपटी खड़ी थी। उसकी सुंदरता लुभावनी थी। उसके गहने, खुले बाल और चेहरे पर मोहक मुस्कान थी। विवेक उस सुगंध में खो गया और कुछ बोल नहीं पाया। उसने अपने होश संभालते हुए उससे पूछा, आप कौन हैं? इस वक्त यहाँ इतनी रात में क्या कर रही हैं? वह युवती धीमे स्वर में बोली, मेरा नाम राधा है, मैं इसी गांव के पास रहती हूँ। इस इलाके में मेरी थोड़ी जमीन है और मैं यहाँ अक्सर आती हूँ। विवेक ने जरा सहमते हुए पूछा, पर इतनी रात को आपको डर नहीं लगता? युवती मुस्कुराकर बोली, डर किस बात का, ये मेरा इलाका है। उसने फिर कहा, आप चाहें तो रोज इसी वक्त मुझसे यहाँ मिलने आ सकते हैं। राधा की बातों में विवेक ऐसा खो गया कि उसे समय का एहसास ही नहीं रहा। विवेक ने कहा, ठीक है, आज तो मुझे घर जाना है, पर मैं कल फिर जरूर आऊंगा। इतना कहकर वह घर की ओर बढ़ गया। उसकी पत्नी काव्या विवेक को देखकर खुश हुई, मगर जैसे ही उसने विवेक को छुआ, उसे तेज बुखार महसूस हुआ। काव्या चिंतित होकर बोली, आपको बुखार हो गया है। विवेक ने इसे सफर की थकान बताकर टाल दिया। अगले दिन वह गांव में सबसे मिला, पर उसका मन कहीं और ही अटका हुआ था। दिन भर वह राधा के बारे में ही सोचता रहा। रात होते ही विवेक बरगद के पेड़ के पास राधा से मिलने पहुंच गया। राधा ने उसे अपने पास बुलाया और दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। विवेक जैसे ही उसके पास बैठा, उसे एक नशे का एहसास हुआ और धीरे धीरे वह उसमें डूबता चला गया। यह सिलसिला कुछ दिन चला और हर रात विवेक उसी बरगद के पेड़ के पास राधा से मिलने जाता। काव्या को कुछ अजीब लगा, क्योंकि विवेक हर दिन कमजोर होता जा रहा था। एक रात जब विवेक फिर से राधा के पास बैठा था, उसने धीमी आवाज में कहा, राधा, मेरी बीवी को शक हो गया है, हमें एक साथ शहर चलना चाहिए। राधा मुस्कुराई और बोली, अब इसकी जरूरत नहीं, आज के बाद तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। यह कहते ही राधा ने विवेक के गले में अपने नुकीले दांत धंसाए और उसका खून पीने लगी। विवेक दर्द से कराह उठा और उसी समय उसकी पत्नी काव्या वहां पहुंच गई। उसके हाथ में एक ताबीज और एक पवित्र माला थी। वह जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी। मंत्र सुनते ही राधा एक खौफनाक डायन में बदल गई और विवेक को छोड़कर काव्या पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। काव्या ने साहस के साथ मंत्र पढ़ना जारी रखा और आखिर में ताबीज फेंककर राधा की ओर बढ़ा। राधा जोर से चिल्लाई और देखते ही देखते काली राख में बदल गई। विवेक धीरे धीरे होश में आया और खुद को कमजोर महसूस करते हुए काव्या से पूछा, यह सब क्या था? काव्या ने उसे बताया कि वह एक सम्मोहिनी डायन थी जो हर रात मर्दों को अपने जाल में फंसाती थी। विवेक को यह सुनकर झटका लगा और उसने अपनी पत्नी का धन्यवाद किया। इस घटना के बाद विवेक ने कसम खाई कि अब वह अनजान लोगों और रात के सफर से हमेशा दूर रहेगा। इस तरह उत्तर भारत के जंगलों में कहीं किसी पुराने बरगद के पेड़ पर बैठी सम्मोहिनी आत्मा आज भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। उस घटना के बाद विवेक का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब हर रात उसके जहन में राधा की डरावनी मुस्कान
उसकी खौफनाक आंखें और वह सम्मोहन जाग उठते थे। उसे समझ नहीं आता था कि उसने उस मोहिनी के जाल में खुद को कैसे फंसा लिया था। काव्या ने विवेक का पूरा ध्यान रखा और उसे धीरे धीरे उस आघात से बाहर निकाला, लेकिन मन में एक डर हमेशा बना रहा कि कहीं वह आत्मा फिर लौट ना आए। विवेक ने गांव के एक ज्ञानी साधु से भी इस बारे में सलाह ली। साधु ने कहा, यह आत्माएं कमजोर नहीं होती, ये शक्तिशाली होती हैं और बरगद, पीपल या श्मशान जैसे स्थानों पर रहती हैं। इनसे दूर रहना ही उचित होता है। एक बार कोई इनके सम्मोहन में आ जाए तो खुद को निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा हुआ कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें बचा लिया। विवेक के मन में अब उन बीते दिनों के सवाल उमड़ने लगे। उसने साधु से पूछा, बाबा, ये मोहिनी कौन होती हैं और ये क्यों लोगों का खून पीती हैं? साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मोहिनी आत्माएं वे होती हैं जिनकी मृत्यु किसी दुखद कारण से होती है। उनके अंदर अधूरी इच्छाएं, प्रेम और बदले की भावना इतनी प्रबल हो जाती है कि उनकी आत्मा मोहिनी के रूप में बदल जाती है। ये आत्माएं जीवन के सुखों को महसूस करना चाहती हैं और इसी लालच में भटकती रहती हैं। विवेक ने यह सुनकर राहत की सांस ली कि अब वह उससे सुरक्षित है। परंतु गांव वालों के बीच यह किस्सा धीरे धीरे फैल गया। गांव में किसी ने बताया कि कई साल पहले उसी बरगद के पास एक सुंदर युवती की मौत हो गई थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उसने प्रेम में धोखा खाया था और उसके दुख में ही उसकी जान चली गई थी। कहते हैं कि उस रात की घटना के बाद उस गांव के लोग बरगद के पेड़ के पास जाने से बचने लगे। किसी ने सुना कि अब भी उस बरगद के पास से गुजरते वक्त लोगों को किसी युवती की पायल की आवाजें और हंसी की धीमी गूंजें सुनाई देती हैं। कभी कभी वहां से गुजरने वाले लोगों को इत्र की खुशबू भी महसूस होती है। गांव वाले मानते हैं कि वह मोहिनी आत्मा अब भी उस बरगद के पास अपने अगले शिकार की तलाश में है। विवेक ने अपने अनुभव से सबक लेते हुए गांव में सभी को सचेत किया कि रात में उस पेड़ के पास जाने से बचें। और इस तरह उत्तर भारत के गांवों में बरगद और पीपल के पेड़ के आसपास रूहानी कहानियां और मान्यताएं सदियों से जीवित हैं, जो लोगों को इन आत्माओं से सावधान रहने की चेतावनी देती हैं। विवेक की उस भयावह रात के बाद भी उसके मन में कई सवाल बाकी थे। हर रात वह सोते हुए अजीब अजीब सपने देखने लगा, जिसमें वह मोहिनी की छवि देखता था। उसकी लाल आंखें, खौफनाक मुस्कान और पायल की वह हल्की सी झंकार अब भी उसके कानों में गूंजती रहती। यह बात उसने अपनी पत्नी काव्या को बताई, जिसने उसकी सहायता के लिए हर संभव उपाय किए। काव्या ने गांव के एक तांत्रिक से भी संपर्क किया, जो आत्माओं के प्रभाव को दूर करने के लिए जाने जाते थे। तांत्रिक ने घर के चारों ओर सुरक्षा के लिए हवन करवाया और कुछ विशेष ताबीज विवेक और काव्या को पहनाए ताकि वे सुरक्षित रहें। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। गांव के लोग रात में रास्तों पर किसी महिला की परछाई देखे जाने की बातें करने लगे। लोग कहते थे कि जो भी बरगद के पेड़ के पास से गुजरता, उसे अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता। और कुछ लोग तो यह भी कहने लगे कि वहां एक काली परछाई दिखाई देती थी, जो धीरे धीरे किसी के पीछे चलने लगती। इन घटनाओं के बाद गांव में डर का माहौल बनने लगा। विवेक को यह सुनकर चिंता हुई और उसने गांव के बुजुर्गों से जाकर इस बारे में बात की। बुजुर्गों ने उसे बताया कि बरगद का पेड़ गांव के पास काफी पुराना था और यह माना जाता था कि इसके आसपास आत्माओं का निवास है। गांव वालों ने यह भी कहा कि ऐसी आत्माओं को शांत करने के लिए गांव के लोग हर साल एक पूजा करते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से किसी ने यह पूजा नहीं करवाई थी। यही कारण था कि आत्माएं फिर से सक्रिय हो गई थीं। गांव के बुजुर्गों की सलाह पर सभी ने मिलकर एक विशेष पूजा का आयोजन किया। इस पूजा में पूरे गांव के लोग शामिल हुए और विशेष मंत्रों से बरगद के पेड़ के आसपास का क्षेत्र शुद्ध किया गया। उस रात गांव के लोग एक साथ बैठे और आग जलाकर पूरी रात पहरा देते रहे, ताकि कोई बुरी आत्मा उनके आसपास न आ सके। तांत्रिक ने सभी को सलाह दी कि इस पेड़ के पास रात में न जाएं और हर साल पूजा करते रहें ताकि आत्माएं शांत रहें। इस पूजा के बाद धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं कम होने लगीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें।